हमारी पूरी आकाशगंगा में एक से एक अनोखी दुनियाएं हैं। कुछ सिर्फ पानी की बनी हैं, तो कुछ में सिर्फ जहरीली गैसें भरी हैं। उन जगहों पर आखिर किस तरह के जीव रहते होंगे? क्या वो भी पृथ्वी के जीवों जैसे ही होंगे, या फिर जीवन ने वहां बिल्कुल नया और अनोखा रूप ले लिया होगा? वो एलियंस आखिर कैसे दिखते हैं? स्पेस, टाइम और खुद जिंदगी, ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। वो भी वहां पर हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। इंसानों के इतिहास में पहली बार हमें पता लगा है कि हमारा ब्रह्मांड ऐसे ऐसे अनोखे ग्रहों से भरा है जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे ऐसे ग्रह हैं जहां एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ भी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि वो जीव कैसे दिखते होंगे? हम सभी अपने माहौल के मुताबिक ही आकार लेते हैं। अगर मेरा जन्म कार्बन डाइऑक्साइड, हवा और पृथ्वी से 3 गुना कमजोर ग्रेविटी वाले किसी ग्रह पर होता तो शायद मैं ऐसा नजर आता। और अगर किसी ऐसे ग्रह पर पैदा होता जहां की ग्रेविटी पृथ्वी से 5 गुना ज्यादा होती और कोई तारा वहां लगातार सोलर स्टॉर्म की बौछार करता, तो मैं शायद ऐसा दिखता। हम जब तक किसी एलियन को ध्यान से न देखें तब तक उसे पहचान नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से जासूस एक अनजान सस्पेक्ट का पता लगाते हैं, उसी तरह से बायोलॉजिस्ट और प्लेनेटरी साइंटिस्ट अब उस पहेली की कड़ियों को जोड़ने लगे। कुछ सुराग तो वहां पर हैं, लेकिन बहुत से सुराग यहां पर भी हैं। रोज स्कूल से घर पहुंचने के लिए मैं एक पुराने और डरावने घर के अहाते को पार करता था। मैंने कभी किसी को उस घर में आते जाते नहीं देखा था, लेकिन उस घर में कोई ना कोई तो रहता था। मैं बस ये सोचता रहता था कि उसमें कौन रहता होगा। हार्वर्ड के पैलियोंटोलॉजिस्ट एंड्रयू नॉल शुरुआत से ही ऐसे जीवों की स्टडी कर रहे हैं जो हमारी कल्पना के परे हैं। जब हम इस तरह के किसी म्यूजियम में आते हैं तो हमें सिर्फ यही सोचकर हैरानी होती है कि दूसरे ग्रहों पर रहने वाले जीव कैसे हो सकते हैं, बल्कि हम ये जानकर भी दंग रह जाते हैं कि हमारी पृथ्वी पर भी कितने अनोखे जीव रहते आए हैं। अगर हमें हड्डियां नहीं मिली होती तो क्या हम कभी डायनासोरों के बारे में अंदाजा भी लगा पाते? पिछले 8 साल से एंड्रयू नासा के मार्स रोवर्स के लिए एक मिशन बायोलॉजिस्ट का काम कर रहे हैं। वो इस काम के लिए सबसे सही भी हैं, क्योंकि वो न सिर्फ इस पृथ्वी पर रहने वाले बहुत बड़ी संख्या के जीवों के जानकार हैं, बल्कि वो किसी ग्रह के पत्थरों से उसके इतिहास का भी अंदाजा लगाने में माहिर हैं। हम अपने आसपास नजर आने वाली चीजों के आधार पर ही पृथ्वी के बारे में अपनी राय बनाते हैं, लेकिन हमारे पास जो जियोलॉजिक रिकॉर्ड हैं उनसे पता लगता है कि पृथ्वी की भी एक पूरी सीरीज थी। हम आसपास जिस पृथ्वी को देख रहे हैं उसके ऊपर मौजूद सारे पेड़ पौधे, जीव और इसके वायुमंडल का कंपोजिशन, ये सब तो उस सीरीज की आखिरी कड़ी है। पिछले 400 करोड़ साल में जो भी ट्रांजिशन हुए हैं, ये उसका आखिरी रूप है। मिसाल के तौर पर इस पत्थर को ही ले लीजिए। ये करीब 350 करोड़ साल पहले बना था। इसमें आयन मिनरल भरे हैं, जिसका मतलब है कि वो लोहा इसमें समंदर के पानी से ही आया था, और ऐसा समंदर के सिर्फ उस पानी में हो सकता है जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो। और जब भी उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने समंदर के ऐसे विशाल जीवों को जन्म दिया, क्रोनोसॉरस। 7 करोड़ साल पहले ये समंदर में रहने वाली छिपकलियां थीं, लेकिन इनका आकार बहुत बड़ा था, और आज हम उस आकार की व्हेलों को देख रहे हैं। अगर पृथ्वी भी एक जमाने में दूसरे तारों का चक्कर लगा रहे ग्रहों जैसी ही एलियन थी, तो हमने फिल्मों में जिन एलियंस को देखा है, जैसे कि 2 आंखों, 2 हाथ और 2 पैर वाली छिपकलियां, तब शायद वो पृथ्वी पर रहने वाली जीव भी थी। मैं ये तो जरूर कहना चाहूंगा कि 1950 के दशक की पुरानी डरावनी फिल्मों की फिजिक्स को देखकर हम यही कह सकते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, या कहेंगे ओ ये तो बहुत अच्छा है। शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल लबाब्रा बायोमैकेनिक्स के एक्सपर्ट हैं।
वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीव किस तरह से चलते, उड़ते या तैरते होंगे, और इसके लिए वो जीवों की चाल के बेसिक नियम को ढूंढ रहे हैं। आप उसे लोकोमोशन का लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर कह सकते हैं। आप खुद ही देखिए, हॉर्सशू केकड़े रेंगते हुए समंदर किनारे पर आकर अंडे देते थे, जबकि टेरोडैक्टिल्स आसमान में उड़ते थे। उन जीवों की एक खूबी हमारे अंदर भी है, लीवर टाइप स्केलेटन। मेरे हाथ में भी लीवर है, तभी मैं ऐसा कर पाता हूं। मेरी कुहनियों और कंधों में भी लीवर है। सच तो यह है कि लीवर से हमें काफी मैकेनिकल फायदा मिलता है और उससे काफी मसल फोर्स लीवर की आउटपुट साइड में आ जाती है। हमें अपने फॉसिल रिकॉर्ड में भी जोड़ वाले हाथ पैर या सख्त स्केलेटन बार बार नजर आते हैं। वो हमें अपने आसपास हर जगह दिखाई देते हैं, और माइकल मानते हैं कि वो हमें दूसरी दुनियाओं में भी नजर आएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्केलेटन हमारी हड्डियों की तरह हाइड्रोक्सिलैपेटाइड का बना हो या इस जीव की तरह काइटिन या फिर नैनो ट्यूब्स का बना हो। सीधी सी बात यह है कि प्रिंसिपल इतना अच्छा और कारगर है कि कुदरत भी इसका इस्तेमाल बार बार करती है। पृथ्वी पर ये कम से कम 6 बार तो जरूर इवॉल्व हुआ है। ऐसे में इस बात की भी पूरी संभावना है कि इसका इस्तेमाल किसी भी दूसरे ग्रह के किसी भी इकोसिस्टम में होता होगा। धड़ से जुड़े जोड़ वाले हाथ पैर लिवर का काम करते हैं। यह भी एक एलियन की बेसिक एनाटॉमी है, लेकिन क्या हम कभी उनका असली रूप देख पाएंगे? 19वीं सदी में चार्ल्स डार्विन ने कई नोटबुक की एक सीरीज बना रखी थी, जिनमें उन्होंने यह लिख रखा था कि जीवों का आकार किस तरह से उस माहौल के मुताबिक इवॉल्व हुआ जिसमें वो रहते थे। घना है या वहां जमीन को ढकने के लिए कितने समंदर हैं, ये बातें काफी अहमियत रखती हैं, और इन बातों ने ही इतिहास में जीवों को आकार भी दिया है। वो किस तरह के होंगे ये जानने के पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वो किस ग्रह पर रह रहे हैं। अभी कुछ समय तक हमें यह पता ही नहीं था कि दूसरे ग्रह भी हैं, तो हम उनके लैंडस्केप और एटमॉस्फेयर का अंदाजा लगाने की बात तो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अब हमारे इतिहास में पहली बार हमें अपने सौर मंडल के पार की दुनियाओं को देखने का मौका मिला है। अब हम जानते हैं कि वो ईटी कहां हो सकते हैं, और अब हम उनके छिपे चेहरे देखने के भी काफी करीब हैं। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि वो एलियन देखने में कैसे होते हैं, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वो रहते कहां पर हैं। कुछ समय पहले तक यह काम नामुमकिन था। हमारे टेलीस्कोप सिर्फ तारों को देख सकते थे, उनका चक्कर लगाने वाले ग्रहों को नहीं। लेकिन अब एलियन की खोज में लगे लोगों ने एक रिसर्च शिप भेजा है पृथ्वी से करीब 3.25 करोड़ किलोमीटर दूर, जहां वो हजारों की संख्या में नई दुनियाएं ढूंढ रहा है। 3, 2, इंजन स्टार्ट। 1, 0 और केपलर के साथ डेल्टा 2 का लिफ्ट ऑफ हो गया। 2009 में नासा ने अपना सबसे नया स्पेस टेलीस्कोप केपलर लॉन्च किया। यह सिर्फ तस्वीरें ही नहीं लेता, बल्कि दूर दराज के तारों की चमक में आए मामूली से फर्क को भी देख लेता है। यह जिस इलाके पर ज्यादा ध्यान लगा रहा है वो हमारी आकाशगंगा का ही एक हिस्सा है, जो पृथ्वी के करीब 3000 लाइट ईयर दूर है। हार्वर्ड के प्रोफेसर डिमिटर ससालोव केपलर के एक लीड साइंटिस्ट हैं। केपलर टेलीस्कोप जिस तरह से पृथ्वी जितने छोटे छोटे ग्रहों को ढूंढ लेता है, उसकी सबसे बड़ी वजह है उसका ट्रांजिट मेथड, जिसे समझना बहुत आसान है। कोई ग्रह अपनी ऑर्बिट में तारे के सामने से गुजरता है, उसके साए से तारे की रोशनी थोड़ी कम होती है, उससे पता लग जाता है कि वहां पर एक ग्रह है। डिमिटर का अंदाजा है कि अपना मिशन पूरा करने तक केपलर पृथ्वी जितने बड़े करीब 100 ग्रह ढूंढ लेगा। लेकिन उसे अभी जो ग्रह मिल रहे हैं वो हमारी दुनिया से बहुत कम मिलते जुलते हैं। केपलर ने अभी तक कई बड़े अनोखे ग्रहों की खोज कर ली है। वो बड़े ही दिलचस्प और डाइवर्स ग्रह हैं। उनमें से एक है केपलर 10, जो लोहे की तरह सख्त है। उसके अलावा केपलर 11 के 6 के सिस्टम में भी 2 या 3 ग्रह हैं। उनमें से 1 या 2 पानी वाले ग्रह हैं, जहां सिर्फ पानी ही पानी है। उनके अलावा ऐसे ग्रह भी हैं जिनकी डेंसिटी एक बीच बॉल या स्टाइरोफोम जैसी है। शायद केपलर की सबसे बड़ी खोज तो है पृथ्वी के करीब
300 सुपरसाइज्ड वर्जन। वो ग्रह चट्टानों के बने हैं, लेकिन पृथ्वी से करीब 5 गुना भारी है। आज अगर कोई इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि वो एलियन किस जगह पर दौड़ते, तैरते या उड़ते होंगे, तो वो है डियाना वेलेंसिया। ये पार्ट टाइम ट्रायथलीट भी हैं और उन पहले जियोलॉजिस्ट में से भी एक हैं जिन्होंने उन सुपर अर्थ के बारे में बताया था। मेरे पास कोई हथौड़ा नहीं है, मैं पत्थर नहीं तोड़ती। मैं तो बस न्यूमेरिकल मॉडल के आधार पर अंदाजा लगाती हूँ कि पृथ्वी कैसे काम करती है, फिर उससे ये तय करती हूँ कि पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह किस तरह से काम करते होंगे। सुपर अर्थ पर जीवन है या नहीं, ये जानने के लिए डियाना उस बेसिक जियोलॉजिकल इंजन पर अपना ध्यान लगा रही हैं जिससे ऐसे चट्टान वाले ग्रहों को पावर मिलती है। वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। जब किसी ग्रह की सख्त बाहरी पपड़ी उसके नीचे मौजूद पिघली हुई गर्म चट्टान की वजह से खिसकती है, तो वो पपड़ी उबलते शहद की तरह आगे बढ़ती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि असल में क्या होता है। इसका मैंटल बड़े ही विस्कस फ्लूइड का होता है और दोनों ही फ्लूइड तापमान के मामले में बड़े ही सेंसिटिव होते हैं। अगर हम पृथ्वी के इंजन को सिमुलेट करने के लिए इसका ताप बढ़ा दे, तो हमें इस सतह के नीचे किसी तरह की हरकत नजर आएगी। अब आप इसे पलटते हुए देख सकते हैं और ये देखिए, अब ये हर दिशा में बहने लगा है, ये सिर्फ ऊपर नहीं जा रहा। जब ताप बढ़ता है तब मैंटल में कन्वेक्टिव सेल बनते हैं जिनसे सतह पर मौजूद ये प्लेटें खिसकती हैं। उनके खिसकने पर ही ज्वालामुखी फटते हैं, भूकंप आते हैं और वो तमाम घटनाएं होती हैं जो जिंदगी से कम, मौत से ज्यादा जुड़ी होती हैं। लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म व्यू है। लेकिन डियाना के जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पृथ्वी के अंदर के मटेरियल से लेकर हमारे वायुमंडल तक की साइकिलिंग से जीवों के इवोल्यूशन पर असर पड़ता है। गनीमत है कि इस प्रोसेस की वजह से पृथ्वी की सतह का तापमान बहुत ज्यादा नहीं बदला है और यहाँ कई 100 करोड़ सालों से लिक्विड पानी मौजूद है। सुपर अर्थ हमारी पृथ्वी से ज्यादा बड़े हैं, इसलिए वो अंदर से ज्यादा गर्म भी हैं। जब उनका ताप बढ़ता है तब उनकी टेक्टोनिक प्लेट ज्यादा कोहराम मचाती है। मतलब उनकी वजह से वहां ज्यादा ज्वालामुखी फटते हैं और ज्यादा भूकंप आते हैं। लेकिन इसके साथ उस ग्रह का तापमान भी ज्यादा स्टेबल होता है। सुपर अर्थ पर कन्वेक्शन बहुत तेजी से होता है, इसलिए वो साइकिल भी ज्यादा तेजी से रिस्पॉन्ड करती है, शायद कुछ ज्यादा ही तेजी से। इसलिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ जीवों का एवोल्यूशन हुआ होगा। जरा सोचिए, एक सुपर अर्थ उस मीटियोराइट की टक्कर का सामना कैसे करता जिसने हमारे पृथ्वी पर से डायनासोरों का सफाया कर दिया था। पृथ्वी पर तो उस घटना के बाद काफी लंबे समय तक ग्लोबल विंटर आ गया और उससे वो ठंडे खून वाले विशाल जीव मारे गए। लेकिन एक बड़ा ग्रह शायद तापमान को ज्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। वहां शायद डायनासोर बच जाते और शायद उनका दिमाग भी काफी बड़ा हो जाता। लेकिन पृथ्वी से ज्यादा बड़े ग्रह पर रहने का एक खतरा भी है। हमारी पृथ्वी का कोर असल में लिक्विड मेटल का नाचता हुआ गोला है जिससे जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। वो सूरज से आने वाले एक बड़े ही खतरनाक रेडिएशन के झोंके को डिफ्लेक्ट कर देता है और यहां रहने वाले जीवों के लिए एक कोकून बनाता है। डियाना के मॉडलों से तो यही लगता है कि शायद सुपर अर्थ पर वो फोर्स फील्ड नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि उन ग्रहों का कोर पिघला हुआ हो ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर वाले हिस्सों पर बहुत ज्यादा दबाव होता है। ऐसे में उस ग्रह पर रहने वाला जीव जिसका जियोमैग्नेटिक फील्ड ही न हो, वो हमेशा हाई एनर्जी पार्टिकल के हमले का सामना करेगा और जब वो पार्टिकल उसके सेल से इंटरैक्ट करेंगे तो उससे म्यूटेशन हो सकता है। ऐसे हालात में वही जीव जिंदा रह पाएगा जो समझदार होगा। सवाल है कि रेडिएशन से भरे एक सुपर अर्थ पर किस तरह के एलियन जीव रह सकते हैं। वहां रहने फैंटेसी लगती है, ऐसा नहीं है। वैसे ही जीव भले ही वो छोटे हों, वाटर बेयर, वो भी पृथ्वी पर रेडिएशन से उबलते इलाकों में रहते हैं। चट्टान से बने सुपर अर्थ पर रहने वाले जीव भी शायद वैसे ही हो। लेकिन आप उस दुनिया की कल्पना कीजिए जहां चट्टान हो ही नहीं और वहां रहने वाले जीव पानी में रहते हो।
और आसमान में उड़ते हों। पृथ्वी पर तो एवोल्यूशन की वजह से जीवों के अंतहीन वेरिएशन बने। ऐसे ऐसे जीव बने जो पानी में तैरते हैं और आसमान में उड़ते हैं। ऐसे ऐसे जीव जो रेंगते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं। अगर दूसरी दुनियाओं में रहने वाले जीव भी पृथ्वी की जीवों की एवोल्यूशनरी पैटर्न पर ही हों, तो फिर वहां पर किस किस तरह के चौंकाने वाले जीव होंगे। तो हम ग्रह तक पहुंच सकते हैं, उसके वायुमंडल तक पहुंच सकते हैं। एग्जैजरेटेड है, असली नहीं है। कैम्ब्रिज के MIT में एस्ट्रोफिजिसिस्ट सारा सीगर और बायोकेमिस्ट विलियम बेन्स ये अंदाजा लगा रहे हैं कि दूर दराज की वो दुनियाएं कैसी होंगी। उसका वायुमंडल भी कहीं से तो आया होगा। हो सकता है कि वो वायुमंडल ज्वालामुखियों से बना हो। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ग्रह का साइज और कंपोजिशन उसके बायोस्फीयर को कैसे आकार देता है। जब तक उन एक्सोप्लैनेट की खोज नहीं हुई थी, तब तक हम यही मानते थे कि सारे प्लैनेटरी सिस्टम हमारे सौर मंडल जैसे ही होंगे। लेकिन जब से इन एक्सोप्लैनेट और एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम की खोज होने लगी, तब से वो हमें बार बार चौंका ही रहे हैं। लेकिन उनमें बदला क्या है? सब कुछ बदल गया है। ज्यादातर साइंस फिक्शन में यही दिखाया जाता है कि वो एलियन हमारी तरह चलते हैं और हवा में सांस लेते हैं। वो स्टारशिप पर आए और उसके कैप्टन के साथ खाना भी खाया। लेकिन अगर हम कुछ प्लैनेटरी एनवायरनमेंट को देखें तो लगता नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। हालात बिल्कुल अलग लगते हैं। हाल में ही सारा और विलियम GJ1214b नाम के एक ग्रह की स्टडी कर रहे थे जो पृथ्वी से करीब 40 प्रकाश वर्ष दूर है और वो पृथ्वी से दुगने से ज्यादा बड़ा भी है और वहां वायुमंडल होने के भी संकेत हैं। ये दोनों ये पता लगाना चाहते हैं कि 1214b के बादलों के नीचे का माहौल आखिर कैसा है। हम इस ग्रह के बारे में दावे से नहीं कह सकते कि ये किस चीज का बना है, लेकिन वो पानी से भरा ग्रह हो सकता है जिसकी वायुमंडल में भाप भरी होगी। लेकिन ये बात उस ग्रह के तापमान पर भी निर्भर करती है कि वहाँ लिक्विड पानी और हवा तो हो पर भाप नहीं हो। लेकिन उबलते पानी की भाप से भरे माहौल में आखिर किस तरह के जीव रह सकते हैं? पृथ्वी पर तो अगर किसी जगह पर उबलता पानी और इतनी भाप हो तो यहाँ किसी भी जीव के लिए जिंदा रहना दूभर होगा। लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि उस एलियन वर्ल्ड के लिए वो शायद नॉर्मल एनवायरनमेंट हो। उसके आधार पर हम एक ऐसे ग्रह का मॉडल बना रहे हैं जहाँ एक विशाल महासागर हो और उसने पूरे ग्रह को ढक रखा हो और उसका पानी काफी गर्म भी हो। इस बात से हमारे मन में सवाल उठता है कि क्या उस महासागर में जीव हो सकते हैं? क्या केमिस्ट्री काम करेगी? अगर करेगी तो वो जीव कैसे होंगे? DNA जैसा मॉलिक्यूल तो उन हालात में नहीं बच सकता। लेकिन विलियम काफी डेंस और बेहद गर्म होगा। अगर हम उसके अंदर जाएं तो वहां हमें तैरने वाले पौधे मिलेंगे, उड़ने वाले पौधे मिलेंगे और तरह तरह के ऐसे जीव मिलेंगे जो उन पौधों को खाते होंगे। वहां पर उड़ने वाली मछलियां और तैरने वाले परिंदे हो सकते हैं। ये बात हमारे नजरिए पर निर्भर करती है। वो उस जोन में भी उड़ या तैर सकते हैं, ऐसे जैसे किसी महासागर के अंदर हो। पृथ्वी के महासागरों ने करीब करीब हर साइज के जीवों को जन्म दिया, लेकिन समंदर की गहराई की मलिका तो हैं ये विशाल फिल्टर फीडर व्हेलें। 1214b पर भी ये हो सकती है। हम जिन जीवों की कल्पना कर रहे हैं वो भी इसी तरह से काम करते हैं। हो सकता है कि उनका रूप बिल्कुल अलग हो, पर वो महासागर में रहते होंगे और वहां से इस इंटरफेशियल जोन में भी आए होंगे। लेकिन वो उस इंटरफेशियल जोन में ज्यादा वक्त तक रह सकते हैं, किसी वेल की ब्रीचिंग से भी ज्यादा समय तक, क्योंकि उस समंदर की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। पानी की उस दुनिया से हमें यह अंदाजा भी मिलता है कि अगर पृथ्वी ज्यादा बड़ी होती और यहाँ ज्यादा पानी होता तो ये कैसी लगती। इंसान शायद यहाँ नहीं रह पाते, पर क्या जीवन कोई रास्ता निकाल लेता, ये हम अभी तक नहीं जानते। साइंस में कई बड़ी ही अहम बातें हैं और उनमें से एक बेहद अहम बात है हमारी कल्पना। उस एक्सोप्लैनेट के बारे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के नियमों के तहत कुछ भी मुमकिन है। हमारी कल्पना की चीजें कहीं न कहीं तो होती हैं। हम पानी में खोज करें तो हमें जीव मिलते हैं, और एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट भी आज यही कहना चाहते हैं। लेकिन जहां पर पानी ही ना हो, वहां उन ग्रहों का क्या होगा जहां सिर्फ जहरीली हवा हो और वहां जीवों के बिल्डिंग ब्लॉक हमसे बिल्कुल अलग हों? क्या वो भी जिंदा रह सकते हैं? जीवन की राह बहुत कठिन है। पृथ्वी पर हर जगह ज्वालामुखी के उबलते मुहानों से लेकर समंदर की गहराई तक में
जीव जीने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन एलियन ग्रहों पर इस तरह के हालात बिल्कुल अलग होंगे। हमें ऐसी ऐसी दुनियाएं मिल रही हैं जहां आग और बर्फ है, जहां कभी दिन ही नहीं होता, और ऐसे ग्रह जहां हरिकेन्स आते रहते हैं, और वो होते हैं। उन नर्क जैसे हालात में आखिर किस तरह के जीव रह पाएंगे? ग्लीज 581d पृथ्वी से करीब 20 प्रकाश वर्ष दूर है और वो तुला नक्षत्र मंडल में मौजूद है। ये ग्रहों का एक ऐसा छोटा समूह है जहां हमारे हिसाब से एलियन जीवन हो सकता है। उसके लाल तारे में हमारे सूरज के मुकाबले आधी गर्मी है, लेकिन चूंकि वो ग्रह बहुत धीमे धीमे घूमता है, इसलिए एक हिस्सा दूसरे के मुकाबले ज्यादा गर्म होता है। उसकी चट्टान जैसी ठोस सतह पर तेज हवाएं चलती हैं, जहां पतंग उड़ाने में बहुत मजा आएगा। बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट माइकल लबाबरा मानते हैं कि ग्लीज 581d का वायुमंडल इतना घना है कि पूरा ग्रह अंधेरे में समाया रहता होगा। ऐसे में रोशनी की तलाश में जीवों को ऊपर जाना पड़ता होगा। वो मानते हैं कि वहां पतंग के आकार के पौधे उन तूफान के बादलों के ऊपर जाकर धूप की अपनी रोजमर्रा की जरूरत पूरी करते होंगे। वो पतंग के आकार के पौधे वायुमंडल में काफी ऊपर जाते होंगे, तभी उन्हें धूप मिल पाती होगी, और इसके लिए उन्हें वायुमंडल को चीर कर उसके पार जाना पड़ता होगा। माइकल की पतंग को स्टेबल और उड़ते रहने के लिए दो तरह की फोर्स चाहिए। पहली तो हवा जिससे पतंग उड़ती रहे, और दूसरी एक ऐसा एंकर जो उसे ज्यादा ऊपर जाने से रोक सके। पतंग जैसे वो एलियन पौधे भी इसी तरीके से काम करते होंगे। तो उस पौधे के बारे में हमारी राय ये है कि उसके एक छोर पर तो एक लिफ्टिंग सरफेस होगी और उस डोरी के दूसरे छोर पर एक ऐसी चीज होगी जो पैराशूट की तरह काम करती होगी और उससे ड्रैग फोर्स पैदा होती होगी। चूंकि ऊंचाई के साथ हवा बदल जाती है, इसलिए पौधों की रफ्तार भी बदल जाती होगी। उसके अलावा लिफ्ट फोर्स भी होती है जो पतंग को हवा में बनाए रखती है और ड्रैग शूट को भी खींचती है, जिससे डोरी पर तनाव बनता है और इस तरह पूरा सिस्टम स्टेबल रहता है। अजीब सा लगा, लेकिन माइकल को ऐसा नहीं लगता। कई साल तक पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की स्टडी करने के बाद वो मानते हैं कि जीव किसी भी माहौल के मुताबिक खुद को ढाल सकते हैं। एवोल्यूशन अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कई बड़े अनोखे रास्तों से गुजरता है। ये वाला तो ऐसा है कि हमें पृथ्वी पर इसकी कोई मिसाल भी नहीं मिलती, लेकिन हम ये मानते हैं कि जिस ग्रह की सतह पर धूप बहुत कम हो और काफी तेज हवा हो, वहां शायद इस तरह से भी जीव रह सकते हैं। ग्लीज 581d की सतह के करीब कभी तेजी से चमकने वाली धूप भी मध्यम पड़ जाती है और इस पर अंधेरा सा छा जाता है। वहां का वायुमंडल बड़ा ही गंदा और घना है, लेकिन उसमें इतनी गर्मी है कि जीव रह सके। असल में माइकल लबाबरा तो यह भी मानते हैं कि वहां पर शिकार और शिकारियों का पूरा इकोसिस्टम होगा, लेकिन वहां किस तरह के शिकारी इवॉल्व हो सकते हैं। एक उड़ने वाला शिकारी जिसके पंख चमगादड़ जैसे पतले हों, पर वो कई कई दिनों तक एक एल्बाट्रॉस की तरह उड़ता रह सकता हो। एक बेटाट्रॉस। वहां का वायुमंडल बड़ा ही ओपेक है, इसलिए उन्हें अपने शिकार की तलाश के लिए कम से कम एनर्जी जलाकर ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती होगी। उसके पंख लंबे होंगे, लेकिन उनके पंख काफी पतले भी होंगे, क्योंकि ऐसे पंख ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। शरीर के अनुपात में उसका विंग एरिया भी ज्यादा होता होगा। पृथ्वी पर तो एल्बाट्रॉस डायनामिक सोरिंग की बदौलत काफी लंबी दूरी तक बिना पंख फड़फड़ाए ही उड़ते रहते हैं। बेटाट्रॉस लंबे लूप में ग्लाइड करके अपनी एनर्जी बचाते हैं और हवा के बहाव के साथ आगे भी बढ़ते हैं। ये जीव उन लूप में जमीन पर चलने के मुकाबले कहीं ज्यादा दूरी तय कर लेते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। उसे वो एनर्जी भी अपने एनवायरनमेंट से मिलती है, उसके अपने शरीर से नहीं मिलती। लेकिन जिस दुनिया में रोशनी हमेशा इतनी कम रहती है, वहां शिकारी अपने शिकार को कैसे ढूंढता है?
जहां रोशनी नहीं होती वहां भी शिकार को ढूंढने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका तो यह है कि अपनी जगह बैठकर इस बात का इंतजार करें कि शिकार खुद आवाज करे। दूसरा तरीका यह है कि खुद आवाज की जाए और उसकी गूंज सुनी जाए, उसे ही हम सोनार कहते हैं। वो आवाज की बीम भेजकर उसके रिफ्लेक्शन का इंतजार करते हैं। मुझे इस बॉल के वापस आने पर इससे काफी जानकारी मिल सकती है। मैं जब बॉल को फेंकता हूं और जब ये वापस आती है तो उसके बीच के समय के डिले से मुझे ये अंदाजा मिल जाता है कि वो मुझसे कितनी दूर है। अगर वो दूसरी दिशा में जाती है तो वो काफी धीमी रफ्तार से वापस आएगी। तो अगर किसी को शिकार की तलाश हो और अगर वो खुद शिकार ना हो तो वो आवाज को जरूर सुन लेगा। बेटाट्रॉस भी बड़े खतरनाक शिकारी होंगे। ऐसे में उनके शिकार के पास भी अपने अलग अलग सुरक्षा उपाय होंगे। विलियम बेन्स एक ऐसे जीव की कल्पना कर रहे हैं जो बहुत ही सख्त खोल वाला जीव होगा और पृथ्वी पर वो कई करोड़ साल पहले इवॉल्व हुआ होगा। नॉटिलस उन शिकारियों के कुदरती शिकार होते हैं और उनके पास 3 डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। पहली चीज तो है उनका खोल। दूसरी चीज ये है कि अगर वो सोनार से शिकार बनते हैं तो उनके कान इतने तेज होने चाहिए कि वो सोनार की आवाज सुन सकें। जैसे ही वो सोनार की आवाज सुनेंगे वहां से भाग निकलेंगे। और उनके पास एक जेट प्रपल्शन सिस्टम भी होता है जिससे वो इमरजेंसी के वक्त बहुत तेजी से आगे भागते हैं। ऐन वक्त पर वो एक तरफ भागकर खुद को शिकार बनने से बचा लेते हैं। लेकिन इन सुरक्षा उपायों के बावजूद बेटाट्रॉस से निपट पाना आसान नहीं होता और नॉटिलस हमेशा अपनी जान बचा भी नहीं सकते। उनकी जान हमेशा खतरे में होती है। उनसे बड़ा शिकारी और कोई नहीं। वो भले ही दुर्लभ होते हैं लेकिन अंधेरी सड़कों पर कोई उनके सामने नहीं पड़ना चाहेगा। खतरनाक हालात में जीव भी बड़े खतरनाक किस्म के होते हैं। पृथ्वी पर करोड़ों साल के दौरान करोड़ों किस्म के जीव जीने के लिए संघर्ष करते रहे। आखिर में एक खास म्यूटेशन के बाद पैदा हुआ पृथ्वी का सबसे खतरनाक शिकारी। वो म्यूटेशन था इंसान के दिमाग का। हो सकता है कि अंतरिक्ष में भी एक इवोल्यूशन के बाद ऐसे जीव जरूर पैदा हुए होंगे जो कम से कम हमारे जितने समझदार हों। लेकिन वो समझदार एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आखिर कैसे होंगे? इन्हें लगता है कि ये जवाब जानते हैं, लेकिन वो जवाब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए बहुत बुरी खबर है। हर नई दुनिया की खोज के साथ हम पृथ्वी के परे जीवन के सबूत ढूंढने के एक कदम और करीब पहुंचते हैं और शायद एलियन जीवों से कम्युनिकेट करने के अपने सपने के भी। लेकिन अगर किसी दिन हमारा वो सपना पूरा हो गया तो हमें एक जोरदार झटके के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि बहुत से वैज्ञानिकों का कहना है कि वो शायद देखने में किसी जीव जैसे हो ही नहीं। पिछले 50 साल के दौरान उस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की तलाश में सेटी ने कई बार उन दुनियाओं से कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। लेकिन एक बात ऐसी है जो आपको या किसी और को भी कन्विंस कर सकती है, वो ये कि जिन प्रोसेस से हम किसी जीव या इंटेलिजेंट लाइफ को ढूंढेंगे उसके मौके हमें बार बार तो नहीं मिलेंगे। हाँ, हमारे ब्रह्मांड में ऐसा होने की संभावनाएं तो हैं, और अगर पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही बुद्धिमान जीव हुए तो ये एक चमत्कार ही होगा। इंसान दुनिया के सबसे बड़े, सबसे तेज और सबसे फुर्तीले जीव नहीं है, लेकिन हम सबसे बुद्धिमान जरूर हैं। हमारा दिमाग हमें सबसे अव्वल बनाता है, लेकिन हाँ, इसे और भी बेहतर बनाने की काफी गुंजाइश है। हमारे दिमाग में एक बात तो जरूर समाई हुई है कि हम विधाता की सबसे शानदार क्रिएशन हैं। इस बात में शक भी नहीं है। 400 करोड़ साल के विकास के बाद हम इस रूप तक पहुंचे हैं। लेकिन अगर हम डायनासोर से ये सवाल पूछते हैं कि क्या तुम विधाता की सबसे अनूठी क्रिएशन हो, तो वो कहते हैं हाँ हम हैं। उसके साथ ही एवोल्यूशन खत्म हो जाता। लेकिन उनकी बात सही नहीं होती। ऐसे में ये भी हो सकता है कि हम जो मान रहे हैं वो भी गलत हो। अब सवाल है कि एवोल्यूशन हमें अब कहां तक ले जाएगा और वो एलियन सिविलाइजेशंस को कहां तक ले गया था। सेट मानते हैं कि इसका जवाब हमें अपने कंप्यूटर से मिल सकता है। 1970 के दशक में जब फ्लॉपी डिस्क भी गोल्ड स्टैंडर्ड की होती थी, उस वक्त से आज तक कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने की स्पीड करीब 1 लाख गुना तेज हो गई है। आज हम $1000 में ऐसे कंप्यूटर खरीद सकते हैं जिनकी सोचने की शक्ति या कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी एक छिपकली जितनी होती है। लेकिन ये ज्यादा नहीं है। मगर 2020 या 2025 तक हम $1000 में ऐसे लैपटॉप खरीद सकेंगे जिनकी कंप्यूटेशनल पावर एक इंसान के दिमाग जितनी होगी। ये तो सच है कि आर्टिफिशियल ब्रेन की IQ 0 से 200 तक पलक झपकने जितनी तेजी से पहुंची है। लेकिन ऐसी ही ट्रेजेक्ट्री
उस ग्रह पर क्या करेगी जो हमसे मुश्किल से 500 साल आगे हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे दिलचस्प बात तो है उसके एवोल्यूशन की पेस। हम तो आज भी डार्विन के एवोल्यूशन से ही चिपके हैं, लेकिन मशीनें ऐसा नहीं करेंगी। अगर हम कोई सोचने समझने वाली मशीन बना लेंगे तो वो खुद को बहुत जल्दी बेहतर बना लेगी। 1948 में मैथमेटिशियन जॉन वॉन नॉमन ने एक ऐसी मशीन की कल्पना की थी जो इतनी बुद्धिमान थी कि खुद अपनी कॉपी बना सके। हर कॉपी अपने पिछले मॉडल से ज्यादा बेहतर थी और वो भी कुदरत की तरह अपने डिजाइन को बेहतर बना रही थी। लेकिन मशीन का एवोल्यूशन हमारे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से कहीं ज्यादा तेज होता है। आज वॉन नॉमन की मशीनें बड़ी ही क्रूड फॉर्म में हैं। अगर कोई ग्रह हमारी पृथ्वी से ज्यादा एडवांस हो तो क्या वहां रहने वाले जीव सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी होंगे? वो दबंग जीव होंगे? क्या हमारा सामना पहली बार सुपर इंटेलिजेंट मशीनों की एक प्रजाति से होगा? हम किसी ऐसी ही प्रजाति से बात कर पाएंगे जो कम से कम हमारे जितने ही बुद्धिमान हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो डेवलपमेंट के मामले में हमसे 50 या 100 साल आगे हो? शायद नहीं। ज्यादा उम्मीद तो यही है कि वो हमसे शायद हजारों, लाखों या उससे भी ज्यादा साल आगे हो। ऐसे में हमें तो यही लगता है कि अगर हमें उनका कोई सिग्नल मिला हो तो हो सकता है कि वो सिग्नल किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ रहा हो, ना कि किसी बड़ी बड़ी आंखों वाले एक सॉफ्ट से ग्रे जीव से। किसी दूर दराज के ग्रह पर जीवन की किताब में शायद अब कोई बायोलॉजिकल जीव बचा ही ना हो, और अगर मैकेनिकल जीवों को ज्यादा पावर मिल जाए तो इस बात की कोई सीमा नहीं कि वो कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि उन्होंने खुद को रीऑर्गेनाइज कर लिया, अपने थिंकिंग लोड को अपनी प्रजाति के कई और सदस्यों में बांट दिया हो, वैसे ही जैसे कंप्यूटर की डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होती है। अब आप ही सोचिए ना कि वो एलियन सिर्फ इतने ही इंटेलिजेंस से खुश कैसे हो सकते थे जो उनके सिर के अंदर समा जाए। एलियन एवोल्यूशन से मशीन वाला एक ऐसा ग्रह बना जिसमें लाखों एलियन के दिमाग की इंटेलिजेंस समाई थी। अगर ऐसे एडवांस्ड जीव हैं तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? और क्या हम उन्हें वाकई पहचानना चाहते हैं? अगर वो हमें अपना दोस्त समझेंगे या फिर अपने लिए एक खतरा मानेंगे, या पृथ्वी को एक ऐसी दुनिया की तरह देखेंगे जिसे वो जीत सकते हैं। हम नहीं जानते कि एलियन देखने में कैसे होंगे या हम उन्हें कैसे नजर आते हैं, लेकिन इस महिला ने उनकी सोच को समझने की कोशिश की है और इन्हें लगता है कि इन्हें जवाब मिल चुका है। जब से इंसान ने रात के आसमान को देखना शुरू किया है, तभी से वो ये भी सोचता रहा है कि क्या वहां से भी हमें कोई देख रहा है। हम जानना चाहते हैं कि एलियन दिखते कैसे हैं और हम उन एलियन को कैसे दिखते हैं। अगर अंतरिक्ष में बुद्धिमान जीव रहते हैं तो क्या उन्हें भी पृथ्वी घूमने फिरने लायक लगती होगी? 29 मई 2008 अंतरिक्ष में करीब 5 करोड़ किलोमीटर दूर टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक बड़ी ही एडवांस्ड नस्ल की आंखें पृथ्वी पर जीवन के संकेत ढूंढ रही थीं। वो एलियंस तो नहीं थे, पर वो भी अपने आप में बड़ा ही अनोखा था। वो था नासा का स्पेस प्रोब एपॉक्सी। उसे अंतरिक्ष में उल्काओं को बेहद करीब से देखने के लिए भेजा गया था, और एपॉक्सी ने कुछ देर के लिए अपने लेंस पृथ्वी की ओर भी घुमा दिए थे, और तब हमने पृथ्वी को वैसा देखा था जैसे एलियन हमें देख सकते हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट सारा सीगर भी उस एपॉक्सी टीम में थी। सारा वैसे तो एक्सोप्लैनेट की